नमस्कार दोस्तों। तेलंगाना में हाल ही में हुए हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, जीएचएमसी चुनाव जिन्हें कहा जाता है, इनके नतीजों ने सारे राजनीतिज्ञों को हिलाकर रख दिया है। इन नतीजों ने राजनीतिज्ञों को इसलिए भी हिलाकर रखा है क्योंकि 2014 में जब तेलंगाना राज्य का गठन किया था यूपीए 2 सरकार ने, यूपीए 2 सरकार जब बाहर जा रही थी उससे कुछ महीने पहले इसे जल्दबाजी में बनाया गया था और कांग्रेस की सरकार का उद्देश्य यही था आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटने का, कि आने वाले समय में यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत किया जा सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एनडीए का पार्ट रहने वाले चंद्रबाबू नायडू इस प्रदेश में ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, टीडीपी जो उनकी पार्टी थी। और इसलिए कांग्रेस ने ये प्लान बनाया था कि यहाँ पर इसे अगर 2 राज्यों में विभाजित कर दिया जाए तो उसके बाद यहाँ पर टीडीपी कमज़ोर हो जाएगी और टीडीपी उतनी प्रभावशाली नहीं रह पाएगी जितनी कि इस समय नज़र आ रही है। क्योंकि तेलंगाना का जो पार्ट बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो बना है, उसमें ज़्यादातर पिछड़े हुए इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। तो उन्हें ये लगा था कि आने वाले समय में बहुत संभव है कि यहाँ पर टीडीपी ख़त्म हो जाए और केवल आंध्र प्रदेश तक ही सीमित रह जाए। और इसी को सोचकर जाते जाते मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल में इन राज्यों को बनाए जाने को हरी झंडी दे दी थी। लेकिन उस समय जब ये दोनों राज्य बने थे तो जितने भी राजनीति के पंडित थे उनमें से ज़्यादातर का ये कहना था कि बीजेपी जैसी पार्टी को, जो कि हिंदुत्व एजेंडा लेकर चलती है और हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर काम करती है, उसे तेलंगाना जैसे राज्य में अपना प्रभाव जमाने के लिए कम से कम 2 दशक लग जाएंगे। क्योंकि वैसे ही साउथ में बीजेपी है नहीं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी थी नहीं, तो उन्हें ये लग रहा था कि कम से कम तेलंगाना जैसे स्टेट में तो नहीं बन पाएगी बीजेपी, कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी कम से कम 2 दशक तक, ये जानकारों का मानना था। लेकिन अब इसको राज्य को बने हुए 6 साल ही हुए हैं कि बीजेपी ने वहाँ के एक बहुत बड़े चुनाव में बहुत शानदार सफलता हासिल की और निकाय चुनावों में दूसरे नंबर की पार्टी हैदराबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में उभर कर सामने आ गई, सबको चौंका दिया। और टीआरएस, जो कि राज्य के गठन के समय से ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, केसीआर, टीआरएस के तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष, उन्हें भी चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी, उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनका मुकाबला हो, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस शानदार सफलता को हासिल करेगी। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि ये जो शुरुआत है बीजेपी के इमरजेंस की, उनके उभरने की तेलंगाना में, इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इन मामलों को हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं याद दिलाऊं कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इन चुनावों में बीजेपी ने तेलंगाना में 4 लोकसभा सीटें जीती हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है और मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं दी जाती है। 4 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीतने में सफलता हासिल की थी और इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सीट थी निजामाबाद की। निजामाबाद की जो सीट है वो इसलिए मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ से खुद केसीआर की बेटी के कविता, जो कि सिटिंग सांसद थी, वो बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी और इसकी जीत को बड़ी जीत माना जाता है। तभी से ये लक्षण शुरू हो गए थे कि बीजेपी अब यहाँ बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 2019 के चुनाव से पहले टीडीपी ने नाता तोड़ लिया था, चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए थे एनडीए से और बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया टीडीपी का सारा वोट बैंक, खासतौर से ओबीसी वोट बैंक, जो कि टीडीपी की मुख्य क्या कहना चाहिए कि उनकी मुख्य हथियार था और उनकी मुख्य ताकत था। इसके अलावा ये सिलसिला जारी रहा। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं आपको बताया भी था, जब अभी नवंबर महीने में कुछ उपचुनाव हुए पूरे देश में, तो उनमें से तेलंगाना की दुबका
विधानसभा सीट का भी चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ था। वहाँ विधायक का निधन हो गया था टीआरएस के, उनकी पत्नी को टिकट दिया टीआरएस ने, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने 1000 के मतों से अंतर से ये सीट जीत ली। और बीजेपी ने अब जो मोमेंटम बनाया है हैदराबाद की लोकल बॉडी के चुनाव जीतकर 48 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनने का, तो बीजेपी ने इतनी सफलता हासिल कर ली है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेयर किसका बनेगा। अगर टीआरएस मेयर अपना बनाना चाहती है तो उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के से समर्थन लेना पड़ेगा, और बीजेपी एक तरीके से बिल्कुल चुप होकर बैठ गई है। और अगर बीजेपी का मेयर यहाँ नहीं बनता है, जिसके चांस बहुत कम हैं, तो टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी को मिलकर यहाँ पर अपना मेयर बनाना होगा। और उस समय बीजेपी के पास अच्छा मौका होगा ये कहने का कि देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी दोनों एक हैं और दोनों मिलकर अब सत्ता में आ गए हैं। ये सारी बातें बीजेपी के फ़ायदे में जाएंगी, और अगले विधानसभा चुनाव जब आएंगे तो उसमें उनके पास मौका होगा टीआरएस पर हमला बोलने का। फिलहाल स्थिति यही है कि बीजेपी अब यहाँ का एक मोमेंटम बना के रखना चाहती है, और जो मोमेंटम उसने पश्चिम बंगाल में बनाया है लोकसभा की 18 सीटें जीतने के बाद, इसके अलावा तमिलनाडु में जिस तरीके से वो कोशिश कर रही है, तो उसी की कोशिश ये रहेगी कि 2023 में जब यहाँ पर तेलंगाना के विधानसभा चुनाव आएँ तो उसमें हम इसी तरह की सफलता हासिल करें। इसके अलावा 2024 में जब आम चुनाव होगा लोकसभा का, उस समय बीजेपी को ये भी संभावना लग रही है कि आने वाले समय में जब नॉर्थ इंडिया के हिंदी भाषी स्टेट्स में हो सकता है कि लोकसभा की इतनी सीटें 2024 में उसे ना मिलें, लेकिन उसकी भरपाई दक्षिण के इन राज्यों से करने की भी कोशिश उनकी चल रही है। और एक ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टैंड मैं मानता हूँ कि इतनी दूर की सोच लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनकी टीम चल रही है। इसके अलावा टीआरएस की ने भी काफ़ी गलतियाँ की। यहाँ पर जब सत्ता उन्हें मिली 2014 में, जब पहली बार ये राज्य बना, और उस समय जब उन्हें सत्ता मिली तो उन्होंने सत्ता को बनाए रखने की तरफ ज़्यादा फोकस किया कि मैं सत्ता में बना रहूं। इसके लिए उन्होंने जो तेलंगाना की लड़ाई के लिए, जो तेलंगाना की लड़ाई बताते हैं कि आज़ादी से पहले की लड़ाई है और बहुत से लोगों ने इस तेलंगाना राज्य के लिए संघर्ष किया है, उन लोगों को उन्होंने अवॉइड करना शुरू करा, और उन्होंने सबसे पहले अपने विरोधियों को कमज़ोर करने की कोशिश की। कांग्रेस के विधायक तोड़ने शुरू कर दिए। अभी कुछ समय पहले ही 2019 में ही कांग्रेस के 12 एमएलए टूटकर टीआरएस में चले आए। इसके अलावा जब उन्होंने ये प्रवृत्ति शुरू की तो टीडीपी, जो कि मुख्य विरोधी पार्टी थी उनकी यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की, उसके नेताओं ने बीजेपी में अपना शेल्टर ढूंढना शुरू कर दिया, और ये उनके नेता बीजेपी में शामिल होने लगे, और ये परंपरा सी चलती चली गई। और यही वजह रही कि यहाँ पर विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया, यानी कि चंद्रबाबू नायडू ख़त्म, कांग्रेस ख़त्म, तो यहाँ पर टीआरएस को ये लगा कि मैं अब बिल्कुल सेफ़ हो गया हूँ। लेकिन विपक्ष ख़त्म हो जाने की वजह से ही यहाँ पर बीजेपी को उस जगह को भरने का मौका मिल गया, और बीजेपी ने यहाँ पर प्रभाव बढ़ाना अपना शुरू कर दिया। इसके अलावा टीआरएस ने कई और भी काम किए। जो लोग संघर्ष करना चाहते हैं, अपने मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना, उन्हें जेलों में डाल देना। किसी पत्रकार ने आपके खिलाफ लिख दिया तो उसके खिलाफ यूएपीए जो एक्ट होता है उसके तहत कार्रवाई कर देना। इसके अलावा लगभग 78 के करीब सोशल मीडिया और सोशल एक्टिविस्ट्स के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत उन्होंने मुकदमे लिखाए। दलित, आदिवासी, इन लोगों की बात उठाने वाले, युवा संघर्ष करने वाले, छात्र नेताओं, इन सब के खिलाफ एक्शन लिया गया, इनको जेलों में डाल दिया गया मुकदमे दर्ज करके। और यही वजह रही कि बीजेपी ने युवाओं की आवाज़ बनने का फ़ैसला किया, और बीजेपी ने यहाँ बेरोजगारी के मुद्दे को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को हिंदुत्व से जोड़ते हुए युवाओं की एक टीम बनानी शुरू करी, और युवाओं ने ही आरएसएस के साथ मिलकर यहाँ पर बीजेपी को मजबूत स्थिति में पहुँचाने का काम किया है। और एक तरह का सोशल मूवमेंट चल रहा है, और लोगों को ये लग रहा है, युवाओं को ख़ास तौर से ये लग रहा है कि अगर हमें यहाँ पर अपनी बात करनी है, रोज़गार की बात करनी है, अपने आप को प्रमुखता से यहाँ पर अपने एजेंडों को चलाना है, तो उन्हें बीजेपी का साथ लेना होगा।
इसके अलावा बीजेपी ने यहाँ पर जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोगों पर फोकस किया, हिंदू वोटों पर फोकस किया, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया। अकबरुद्दीन ओवैसी जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं और अक्सर अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं, सांप्रदायिक टाइप के बयान देते रहते हैं, उन्होंने बीजेपी को यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया और इसका नुकसान टीआरएस को भी हुआ और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी हुआ। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के जो वोट बैंक था ओबीसी वोटों का, उसे कैप्चर करने के लिए भी बीजेपी ने बहुत प्रयास किए। बीजेपी के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं तेलंगाना के, बांदी संजय कुमार जिन्हें कहा जाता है, वो भी ओबीसी से आते हैं। और जो एक और प्रमुख नेता यहाँ पे टी राजा सिंह लोध, ये भी ओबीसी हैं और इन लोगों को पार्टी का एक आधार माना जाता है और ये माना जा रहा है कि ये पिलर हैं और इन लोगों ने अपने आप को ये फील कराया लोगों को कि हम ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के लिए हैं। और साथ ही साथ अब टीआरएस को भी ये सोचना होगा कि अगर अगले चुनाव में 2023 में जो होंगे, अभी दूर हैं, अगर उन्हें फिर से सत्ता में आना है और बीजेपी को रोकना है तो कल्याणकारी योजनाओं पर, आदिवासियों के भले पर, छोटी जातियों पर, छोटी बिरादरियों पर, इन सब के भले पर उन्हें फोकस करना होगा और उन्हें ये देखना होगा कि आने वाले समय में कहीं उनके सामने असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस, इन सब से बड़ा चैलेंज बीजेपी ना बन जाए और ऐसा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर हम बात करते रहेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु, साउथ के इन्हीं राज्यों पर मैं लगातार वीडियो बना ही रहा हूं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप तेलंगाना से हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता लगे कि तेलंगाना के लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।